मुंबई शहर। कहा जाता है कि सब लोग यहाँ अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में आते हैं। कुछ लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं तो कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मुंबई शहर चकाचौंध का शहर है, पर इसी शहर में एक काली दुनिया भी है। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग गैंग होती है। कई गैंग छोटी होती है तो कई गैंग बड़ी। हालांकि इन गैंग वालों के कुछ वसूल भी होते हैं और ये लोग अपने वसूलों के बहुत पक्के होते हैं। ऐसे ही वसूलों पर जीते आए हैं समीर वीर सिंह राणा। सब उन्हें राणा साहब के नाम से जानते हैं। गैंग लीडर तो हैं, पर अपने वसूलों पर जीते हैं। कहने के लिए वो एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस के मालिक हैं और उनके अंडर एक सिक्योरिटी एजेंसी भी है जो अपने बेहतरीन काम के लिए पूरे देश में फेमस है। उस एजेंसी का नाम उनके पापा ने रखा था, एसआर सिक्योरिटी। इस एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड बड़े बड़े लोगों के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी एसआर सिक्योरिटी के गार्ड्स को ही लेना पसंद करती है। यहाँ तक कि कई बड़े नेता भी एसआर सिक्योरिटी गार्ड को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। इस एजेंसी के गार्ड्स अपने काम में बखूबी माहिर है। बात करें राणा साहब की तो राणा साहब 51 की उम्र में रौबदार पर्सनालिटी रखते हैं। वो पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हैं और पैसा भी उनके पास खूब है। बड़े से बड़े नेता भी उनके आगे सिर झुकाते हैं। हाँ, मगर उनका वसूल है कि डराने धमकाने तक ठीक है, मगर औरतों और बच्चों को सब चीज़ों से दूर रखा जाएगा। देश के साथ कोई गद्दारी नहीं और ना ही ड्रग्स का धंधा किया जाएगा। उनका सिर बस भगवान और दादा साहेब के आगे झुकता है। दादा साहेब ही उन्हें अपनी गैंग में लेकर आए थे और उन्हें हफ्ता वसूली सौंपी थी। उसके बाद समरवीर सिंह राणा तरक्की करते गए और राणा साहब बन गए। दादा साहब आज भी उन्हें प्यार से राणा ही बुलाते हैं। वसूल उन्होंने दादा साहब के ही अपनाए हैं। राणा साहब आज दादा साहब की बुलाई मीटिंग में जा रहे थे। दादा साहब ने सारे गैंग लीडर की मीटिंग रखी थी। कुछ दिनों से कुछ गैंग में बहुत टेंशन चल रही थी। दादा साहब का मानना था कि आपसी दुश्मनी सबको ले डूबेगी, इसलिए बेहतर है कि बैठकर बात सुलझा ली जाए। राणा साहब मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने कार से निकलने से पहले आगे बैठे आदमियों से कहा, नायक, मलिक, दोनों मेरी बात सुनो। अंदर जो भी हो, अपना गुस्सा काबू रखना। बात बात पर गन मत निकाल लेना। दादा साहब की मीटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नायक ने कहा, हम तो कुछ नहीं करेंगे भाऊ, पर अगर वो सरकार और उसके आदमियों ने कुछ किया तो? मलिक ने कहा, वैसे भी भाऊ, सरकार और उसके आदमी किधर दादा साहब की इज्जत करते हैं? राणा साहब ने कहा, मगर हम तो करते हैं ना। हम भी सरकार की तरफ करने लगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? नायक और मलिक ने जी भाव बोलकर सिर हिला दिया। वो तीनों कार से बाहर निकल आए। गेट पर खड़े दादा साहब के आदमियों ने सिर झुकाया और दरवाजा खोल दिया। उनके अंदर जाते ही दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। हाल में उन तीनों के पहुंचते ही सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। इस भीड़ में कई ऐसे थे जो राणा साहब के दिल से इज्जत करते थे। इनमें से एक था बलबीर सिंह। वो राणा साहब को देखते ही अपने आदमियों के साथ उनके पास चला गया। बलबीर को देखकर राणा साहब ने कहा, बलबीर, बेटी की शादी मुबारक हो। माफ़ करना, मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था। मगर बलबीर ने एकदम से कहा, नहीं राणा, तुमने ही तो इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था मेरी बेटी के लिए, और वैसे भी तुम्हारा तोहफा मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद आया। राणा साहब मुस्कुरा दिए कि तभी नायक ने उनके कान में कहा, सरकार, इसी तरफ आ रहा है भाव। राणा साहब ने उस तरफ देखा। सरकार उर्फ सर्ववीर ठाकुर। वैसे वो सरकार के नाम से मशहूर था। जिस तरह के वसूल राणा साहब के थे, सरकार बिल्कुल उल्टा करता था। सरकार को कई बार राणा साहब के हाथों करारी हार मिली थी। मौका मिलते ही सरकार राणा साहब को मारने की हद पर भी उतर सकता है, ये सब जानते ही सरकार ने पास आते ही कहा, क्या बात है राणा साहब, मानना पड़ेगा। सुना है कि अंधेरी में जो सालों से बिल्डिंग पर कब्जा था, वो आपने 2 मिनट में हटा दिया, बिना किसी खून खराबे के। राणा साहब ने जवाब दिया, जहां बातचीत से हल निकल सकता है वहां पर मैं हथियार इस्तेमाल नहीं करता सरकार। सरकार ने कहा, हम गैंग लीडर हैं राणा साहब, अगर हम ही गन चलाने से डरेंगे तो बाकियों का क्या होगा? इससे पहले कि राणा साहब कुछ कहते, बलबीर ने पीछे देखा और फिर कहा, दादा साहेब आ गए हैं।
सबने उस तरफ देखा तो दादा साहेब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबने सिर झुका लिया। दादा साहेब एक बड़ी सी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। बाकी सब उनके भी टेबल के आमने सामने बैठ गए। दादा साहेब ने कहना शुरू कर दिया, मेरे एक बुलावे पर आने का शुक्रिया। लगता है कि मेरी इज्जत इतनी भी कम नहीं हुई है। सरकार, जो उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठा था, उसने कहा, दादा साहेब, आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी। दादा साहब ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी बात है तो फिर तुम वही सब काम क्यों कर रहे हो जिसको करने के लिए तुम लोगों को मना ही है? सब चुप हो गए। दादा साहब भले ही 70 पार कर चुके थे, मगर उनका दबदबा अभी भी कम नहीं था। दादा साहब ने राणा साहब की तरफ देखते हुए कहा, एक राणा ही है जिसने अभी तक वसूलों को बरकरार रखा है, और तुम सब अपनी मनमर्जी पर उतर आए हो अभी से। सबने सिर झुका लिया। दादा साहब ने एक मोटे से आदमी जो सरकार के साथ बैठा हुआ था उसको देखकर कहा, विनायक, तुम्हारे बेटे और उसके दोस्तों ने तुम्हारी पार्टी की पोजीशन का फायदा उठाकर एक लड़की को रोज तंग करता है। उसकी शादी तक तुड़वा दी तुम्हारे बेटे ने। विनायक ने एकदम से कहा, नहीं नहीं दादा साहब, ये सब झूठ है। वो लड़की ही। दादा साहब ने बीच में ही हाथ दिखाकर उसे टोक दिया और कहा, सच क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत बताओ। और सरकार, इतना कहकर दादा साहब ने सरकार की तरफ देखा, तुमने विनायक की केस दबाने में मदद की? सरकार ने कहा, दादा साहब, वो लड़का सच में निर्दोष है, और आप ही तो कहते हैं हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राणा साहब ने कहा, मदद करना और सह देने में दिन रात का फर्क होता है। तुम लोग अपने बेटों को काबू में करने की बजाय उनकी गलतियां छिपाकर उन्हें और सह दे रहे हो। राणा साहब की बात पर विनायक तुनक कर कहने लगा, क्यों, तुम्हें हमारे बेटे से दिक्कत है? क्योंकि तुम्हारा खुद का बेटा। विनायक के कहते कहते ही दादा साहब ने तेज आवाज में कहा, विनायक। सरकार ने कहा, दादा साहब, हम सिर्फ एक दूसरे की मदद करके अपने आपस के रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। बलबीर, जो अभी तक चुप बैठा था, उसने कहा, रिश्ते मजबूत करने के और भी तरीके होते हैं सरकार। विनायक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, एक तरीका मुझे भी पता है। इतना कहकर उसने राणा साहब की तरफ देखा और फिर कहा, सुना है आपकी बेटी है एक, आप उसे मेरे बेटे से मिलने भेज दीजिए। अकेले में रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। विनायक, तेज आवाज में चिल्लाकर राणा साहब के पीछे खड़े नायक ने गन निकाल दी। जवाब में सामने वालों ने भी गन निकाल दी। सबने टेबल पर एक दूसरे पर गन तान दी। केवल सरकार, राणा साहब और दादा साहब ही आराम से बैठे थे। दादा साहब ने कहा, बस, सब अपनी अपनी गन अंदर रखो। सबने अपनी अपनी गन वापस रख ली। सरकार ने कहा, राणा साहब, लगता है कि आपने अपने कुत्तों को सही से ट्रेनिंग नहीं दी है। जब मालिक लोग बात कर रहे हो तो बीच में भौंका नहीं करते। राणा साहब ने कहा, अपनी जबान को लगाम दो सरकार। दादा साहब सामने बैठे हैं, वरना तुम जानते हो कि तुम्हें और इस विनायक को जिंदा गाड़ने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद राणा साहब ने दादा साहब से कहा, दादा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो इस समस्या का हल मैं करना चाहूँगा। विनायक ने तेज आवाज़ में कहा, क्या कहा तुमने? क्या करोगे तुम? मेरे बेटे को मारोगे? क्या कर सकते हो तुम? दादा साहब ने कहा, विनायक, राणा सच में मेरी वजह से शांत बैठा है, वरना वो क्या क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। अपने बेटे को उस लड़की से माफ़ी मांगने को कहो और उसे बोल दो कि दोबारा उस लड़की को कभी तंग ना करे। अगर मुझे दोबारा कोई शिकायत मिली तो मैं सच में राणा को सब हैंडल करने के लिए बोल दूंगा, समझे तुम? अब तुम लोग जा सकते हो। इतना कहकर दादा साहब उठ खड़े हुए। बाकी सब भी उठ गए। दादा साहब ने कहा, राणा, तुम जरा रुक कर जाना। राणा साहब ने सिर हिला दिया। बाकी सब बाहर आ गए। जब राणा साहब बाहर आए तो विनायक और सरकार की कार के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। राणा साहब अपनी कार के पास पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तभी सरकार ने पीछे से आकर दरवाज़ा पकड़ लिया। राणा साहब, नायक और मलिक ने एक साथ सरकार की तरफ देखा। सरकार ने मुस्कुराकर कहा, राणा साहब, अंदर जो भी हुआ उसे दिल पर मत लीजिएगा। विनायक को मैंने समझा दिया है, पर आप भी समझे। उसका बेटा अभी बच्चा है और बच्चों से गलतियां हो ही जाती है। राणा साहब ने पलट कर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ सरकार, तो ये उसके बेटे की 10वीं गलती है। सरकार ने कहा, राणा साहब, जवान खून है, संभालना थोड़ा मुश्किल है।
पर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। राणा साहब ने कहा, बेहतर होगा तुम समझा लो उसे, क्योंकि मैं समझाने पर आ गया तो तुम जानते हो। अब जरा दरवाज़ा छोड़ोगे, मुझे देर हो रही है। सरकार ने मुस्कुराकर दरवाज़ा छोड़ दिया। राणा साहब ने कहा, थैंक यू, और कार में बैठ गए। जब कार आगे बढ़ गई तो विनायक सरकार के पास आया और उसने कहा, ये दादा साहब की वजह से खुद को हम सबसे ऊपर समझता है। सरकार ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, काहे का दादा साहब, 72 साल का सठियाया हुआ बुढ़ा है वो। एक बार ये बुढ़ा निपट जाए, राणा को तो मैं वो मौत मारूंगा कि दोबारा पैदा होने से भी डरेगा। फिर उसने विनायक की तरफ देखते हुए कहा, अपने बेटे से कहो कि उस लड़की के मैटर को अच्छे से संभाले, मुझे दोबारा उस लड़की की आवाज़ सुननी नहीं चाहिए। विनायक ने कहा, जी। सरकार ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और अपनी कार की तरफ चल दिया। अपनी कार में राणा साहब कुछ सोच रहे थे। आगे की सीट पर नायक और मलिक बैठे हुए थे। मलिक ने मिरर व्यू में देखते हुए कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं भाऊ। राणा साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, जहाँ तक मैं विनायक और सरकार को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और अब तो उन्हें ये भी पता चल गया है कि लड़की ने दादा साहब से शिकायत की है। मुझे उस लड़की की चिंता सता रही है। नायक ने कहा, आप फिक्र मत करिए भाऊ, दादा साहब ने पहले ही उस लड़की की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए बोल दिया था हमें, वो हमने कर दिया है। राणा साहब ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मुझे उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर उन दोनों की तरफ देखकर राणा साहब ने कहा, मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, खबरदार अगर तुम दोनों में से किसी ने भी आर्या को बताया तो देख लेना तुम दोनों। इतना सुनते ही मलिक और नायक ने एक दूसरे की तरफ देखा। राणा साहब ने कहा, वैसे आर्या है कहाँ पर? मैंने फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कॉल बैक किया। नायक ने मलिक की तरफ देखा और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। शाम के समय 5 लड़के एक बार में सोफों पर बैठकर बियर पी रहे थे। उनके सामने गोल टेबल पर रखी हुई काफ़ी सारी खाली बोतलें बता रही थी कि वो काफ़ी पी चुके हैं। तभी एक लड़के ने पीते हुए बोतल खाली की और फर्श पर दे मारी। बाकी के चारों चौंक उठे। एक ने कहा, विशाल शांत हो जा यार। विशाल ने कहा, उस साले दादा साहब की इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे। मैं विनायक अधिपति का बेटा हूँ। विशाल, अधिपति? मैं जो चाहे कर सकता हूँ, वो साला कौन होता है मुझे रोकने वाला? दूसरे लड़के ने कहा, वो दादा साहब है यार, गलती उस लड़की पायल की है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने तेरे बारे में शिकायत कर दी। विशाल ने कहा, उस पायल को क्या लगता है कि वो उस बुड्ढे से शिकायत करके बच जाएगी? वो जानती नहीं है मुझे। तभी एक लड़के को फ़ोन आया और उसने बात की। बात करने के बाद उसने कहा, पायल अपने ऑफिस में है। विशाल ने कहा, तो फिर चलो, उस हरामजादी को बताना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं किसी से डरता नहीं। वो पांचों उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ चल दिए। पायल अपने ऑफिस से निकली और लिफ्ट लेकर वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, किसी ने पीछे से उसके चेहरे पर काला मास्क डाल दिया और उसका मुंह दबोच लिया। पायल तड़पने लगी, मगर उसे कोई घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गया। विशाल पार्किंग के गेट के पास खड़ा था और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी खड़े थे। तभी बाकी 2 दोस्त पायल को घसीटते हुए ले आए और उन्होंने पायल को विशाल के सामने आकर खड़ा कर दिया। विशाल ने पायल के चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो पायल की आंखें उसे देखकर फैल गईं। विशाल ने एक हाथ से पायल का चेहरा पकड़ते हुए कहा, तुझे कहा था ना कि बस एक रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं कभी तुझे देखूंगा नहीं। पर तूने क्या किया? उस दादा साहब से शिकायत कर दी। तुझे क्या लगा कि वो बुढ़ा मुझे रोक लेगा? अब तो देख कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने उन दोनों लड़कों से कहा, ले चलो उसे। पायल की डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। पायल ने छूटने की कोशिश की, मगर वो उसे घसीटते हुए कार की तरफ ले गए। वो पांचों कार के पास पहुंच गए, पर कार की तरफ देखते ही चौंक गए। एक लड़का कार की टेक लगाकर सिर झुकाकर खड़ा था। उसने एक पैर थोड़ा आगे रखा था और एक कार के साथ टेढ़ा करके लगाया हुआ था। उसने दोनों बाजू लपेटे हुए थे। एक और लड़का कार की बोनट की टेक लगाकर खड़ा था। उसने भी अपने बाजू लपेटे हुए थे। विशाल की नज़र ऊपर की तरफ गई। कोई कार के रूफ पर बैठा हुआ था। उसकी टांगें नीचे शीशे पर लटक रही थी और पैर उसने कार के बोनट पर रखे हुए थे। उसके दोनों हाथों को उसने फैलाकर कार के रूफ पर रखा हुआ था। उसका सिर ऊपर की तरफ था और उसकी आंखें बंद थी।
विशाल की नज़र कार के टायर्स की तरफ गई। अगले दोनों टायर पंक्चर थे। विशाल ने तेज आवाज में कहा, हु द हेल आर यू? तभी विशाल के एक दोस्त की नज़र रूफ पर बैठे इंसान के हाथों पर गया। उस इंसान की कलाई पर बब्बर शेर का टैटू बना हुआ था। उसने एकदम से कहा, आर्या सिंह राणा? विशाल ने चौंक कर सामने देखा। उस लड़के ने जैसे ही आर्या कहा, उस लड़के ने सिर नीचे करके उन लोगों को देखा। बाकी दोनों लड़के जो टेक लगाकर खड़े थे वो भी सीधे होकर विशाल और उसके दोस्तों को घूरने लगे। आर्या ने अपने सिर पर से कैप हटाई और उसका चेहरा सामने आया। आर्या ने कैप हटाई तो उसके बाल गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक कटे थे। कुछ बाल माथे के ऊपर तक कटे थे जो उसके माथे को आईब्रो तक ढक रहे थे। उन तीनों ने काले कपड़ों के ऊपर काली जैकेट पहनी हुई थी। आर्या के दाएं हाथ में बड़ी सी चैन वाली घड़ी और दूसरे हाथ में एक चांदी का कड़ा था। उसने अपनी जैकेट की स्लीव्स को कोहनी तक किया था। जो कार की टेक लगाकर लड़के खड़े थे वो भी किसी हीरो से कम नहीं थे। जो बोनट की टेक लगाकर खड़ा था उसके बाल भी माथे के ऊपर से कटे थे जो उसके माथे को ढक रहे थे। दूसरे लड़के ने भी वैसा ही हेयर कट किया था। दोनों लड़के करीब 6 फुट के थे। उन दोनों ने भी हाथों में कड़े डाले हुए थे। आर्या ने विशाल की तरफ देखा और फिर बोनट पर खड़ी हो गई। उसकी हाइट करीब 5 फुट 9 इंच के करीब थी। उसने जंप मारा और कार के नीचे आ गई। उसने विशाल को देखा और फिर उसके पीछे पायल को देखा जिसे विशाल के दोस्तों ने जकड़ा हुआ था। विशाल ने उसे देखकर कहा, तो तुम हो राणा साहब की बेटी आराध्या सिंह राणा? आर्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर अपने पीछे खड़े एक लड़के से कहा, साला मुझे समझ नहीं आता सब मेरा नाम गलत क्यों लेते हैं। वो लड़का मुस्कुरा दिया। फिर आर्या विशाल की तरफ घूमी और उसने कहा, आराध्या नहीं, आराध्य। बिना बात के मात्रा ऐड क्यों करते हैं लोग? विशाल के एक दोस्त ने कहा, फर्क क्या है? आर्या के पीछे खड़े कार की टेक लगाए खड़े दूसरे लड़के ने कहा, बहुत फर्क है बे। आराध्या का मतलब पूजा करना और आराध्य का मतलब जिसको पूजा जाए। विशाल ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा तो इसको पूजने के लिए यहाँ लाए हो तुम? नाम तो बिल्कुल नहीं मिलता तुम्हारी पर्सनालिटी से। आर्या ने कहा, नाम तो तुम्हारा भी विशाल है। मैंने कुछ कहा? विशाल कुछ कहता उससे पहले ही आर्या ने कहा, सुनो यार, मेरे पास नाम खेलने का वक्त नहीं है। तुम्हारा बाप चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं ताकि हमारे रिश्ते गहरे हो सके, तो मैं यहाँ पर रिश्ता गहरा करने आई हूँ। विशाल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर कहा, मेरे पापा ने ये भी कहा था कि अकेले मिलना, पर तुम तो। इतना कहकर विशाल ने आर्या के पीछे खड़े दोनों लड़कों को देखा और फिर कहा, अपने चमचों को लेकर आई हो? आर्या ने पीछे देखा और फिर विशाल की तरफ देखते हुए उसने कहा, पहली बात तो ये चमचे नहीं है, दूसरी बात इनका नाम जान लो। ये बोनट वाला वरिष्ठ और पीछे वाला वशिष्ठ। ये भाई कम दोस्त है मेरे, पर इनका कुछ नहीं है। ये तुम्हारे दोस्तों से बात कर लेंगे और मैं तुमसे। विशाल ने पायल की तरफ देखा और फिर कहा, मैं बिजी हूँ, बाद में आना। आर्य ने कहा, तुमसे ज़्यादा मैं बिजी हूँ और तुम्हारा इस लड़की के साथ जो भी मैटर है उसे बाद में सुलझा लेना। इस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ बात कर सकते हैं, फिर तुम जो मर्जी करो। विशाल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर उनसे कहा, कार मंगवाओ दूसरी, मैं अभी आता हूँ। आर्य ने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा, तुम लोग इसके दोस्तों से बातें करो, मैं अभी आती। वरिष्ठ ने घड़ी देखी और फिर कहा, 10 मिनट बहुत है ना? आर्य ने कहा, बहुत है, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो विशाल को लेकर पार्किंग से निकल गई। उन दोनों के जाते ही वरिष्ठ और वशिष्ठ ने विशाल के दोस्तों को घूरा। विशाल और आर्या रेस्टोरेंट में बैठे थे। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। विशाल ने कहा, वाह, आई टोटली लाइक इट। तुमने मुझसे मिलने के लिए सारा रेस्टोरेंट बुक करवा दिया, अमेजिंग। आर्या ने कहा, हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ तो कोई मुझे टोके। विशाल ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम निहायत ही बदतमीज और गुस्से वाली लड़की हो, पर तुम तो बहुत अलग हो, अपने बाप से बहुत अलग हो। आर्या ने एक फॉर्क उठाया और उसे अपनी उंगली से छूते हुए कहने लगी, तुम भी अपने बाप से बहुत अलग हो, काफ़ी हिम्मत है तुम में। विशाल ने एक हाथ से आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, तो मतलब तुम्हें मैं पसंद आया? तभी एक वेटर वहां आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर विशाल ने चिढ़कर कहा, अबे तुझे दिखता नहीं कि यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं? आर्या ने वेटर से कहा, जो कहा था वो तैयार है? वेटर ने हाँ में सिर हिला दिया। विशाल ने आर्या से कहा, कोई सरप्राइज है क्या?
आर्या ने कहा, तुम्हारे काम की चीज है। विशाल ने वेटर से कहा, ऐसा क्या तैयार किया तूने? वेटर ने पहले आर्या को देखा, फिर विशाल की तरफ देखकर उसने कहा, एम्बुलेंस। विशाल ने हैरानी से आर्या की तरफ देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, जो हाथ उसने आर्या का पकड़ रखा था उसी हाथ से आर्या ने विशाल का हाथ पूरी तरह से मरोड़ दिया। विशाल चीख उठा और उसके चीखते ही आर्या ने दूसरे हाथ से फोर्क विशाल के दूसरे हाथ में दे मारा। विशाल चीख उठा और अपने पैर पटकने लगा। आर्या ने वेटर की तरफ देखा। वेटर ने सिर झुकाया और दौड़कर अंदर चला गया। आर्या ने विशाल का हाथ छोड़ दिया। विशाल ने तुरंत फोर्क निकाला और हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। आर्या मुस्कुराई और वो भी उठ खड़ी हुई। विशाल आर्या की तरफ घूमा और उसने कहा, साली हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत! इतना कहकर विशाल ने आर्या को एक पंच मारना चाहा, पर आर्या झुककर घूम गई और विशाल के पीछे आ गई। उसने एक कुर्सी उठाई और विशाल की पीठ पर दे मारी। कुर्सी टूट गई और विशाल घुटनों के बल जा गिरा। आर्या विशाल के सामने आ गई। विशाल ने उसे दर्द भरी आंखों से देखा। आर्या ने टूटी हुई कुर्सी का पाया उठाया और विशाल के मुंह पर दे मारा। विशाल नीचे गिर गया। आर्या ने पाया फेंका और विशाल के पास हाथ झाड़ते हुए बैठ गई। फिर उसने कहा, डोंट वरी, तू मरेगा नहीं। इतने सालों से मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है कि कितनी मार खाने के बाद आदमी मरता है। वैसे तूने सही कहा था, मैं अपने बाप जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना नहीं आता है। फिर उसने विशाल के चेहरे को हाथ से पकड़कर इधर उधर घुमाया और फिर कहा, 3 दांत टूटे हैं और कुछ हड्डियाँ। ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, शायद तुम्हारे दोस्तों को भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। वो जाने लगी थी कि तभी पलटी और उसने कहा, और हाँ सुन वे चूजे, अगर दोबारा तूने पायल को या किसी भी लड़की को तंग करने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगी कि दोबारा उठने लायक नहीं बचेगा। इतना कहकर वो बाहर निकलने लगी। एक तरफ रेस्टोरेंट में काम करने लगे लोग खड़े थे। आर्या ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, स्कोर कितना हुआ? एक वेटर ने उंगलियों पर गिना और फिर कहा, इसको मिलाकर 26। आर्या मुस्कुराई और उन सबको हल्का सा सैल्यूट करके चली गई। उसके जाते ही सबसे ओल्ड वेट्रेस ने कहा, ये लड़की जब भी आती है तूफान लेकर आती है। फिर उसने फर्श पर पड़े विशाल को देखकर कहा, अरे कोई उठाओ इसको, डालो एम्बुलेंस में। इतना सुनते ही 2-3 वेटर विशाल की तरफ चले गए। आर्या पार्किंग में वापस आई तो वरिष्ठ और वशिष्ठ खड़े थे और विशाल के दोस्त जमीन पर गिरे पड़े थे। आर्या ने उनको देखकर कहा, लगता है बात बहुत गहरी हुई है। वशिष्ठ ने घड़ी देखी और फिर कहा, नॉट बैड, 9 मिनट 30 सेकेंड, इम्प्रूव कर रही है तू। वरिष्ठ ने उन दोनों को घूरा और फिर कहा, सालों, तुम दोनों के चक्कर में मरूंगा। बाबा साहब अब तीनों को पता नहीं क्या सजा देंगे। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, तू हमारा रूल भूल गया? शाबाशी हो या सजा, तीनों मिल बांट कर खाएंगे। फिर उसने पायल की तरफ देखा और फिर कहा, तुम ठीक हो? पायल ने सिर हिलाया और कहा, इसीलिए आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था? आर्य ने कहा, हाँ, वो लोग तुम पर नज़र बनाए हुए थे। खैर, तुम घर जाओ और कल हमारे ऑफिस आ जाना। बाहर निकलो, वहाँ एक गाड़ी खड़ी होगी नीले रंग की, वो तुम्हें सेफली घर छोड़ देंगी। पायल ने थैंक यू कहा और चली गई। उसके जाते ही वरिष्ठ ने कहा, अब हम भी चले, बाबा साहब से पहले घर पहुंचना होगा। आर्य ने कहा, जो लास्ट में घर पहुंचेगा इस सबके किए किराए का जिम्मा उसका, सजा भी उसकी, रूल है नो फिफ्थ गियर। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों पार्किंग की दूसरी तरफ भागे। तीनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली और उसे तेज स्पीड में पार्किंग से बाहर ले गए। हाईवे पर तीनों की बाइक हवा से बातें कर रही थी। तीनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। तभी आर्या को आगे सिग्नल पर 10 सेकंड का टाइम दिखा। उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। उसने गियर बदला और 5वें गियर में बदल दिया। फिर क्लच को दबाया और एक्सीलेटर को पूरी तरह से घुमा दिया। उसने एकदम से क्लच छोड़ा और बाइक को पूरी स्पीड से आगे ले गई। ये देखकर बाकी दोनों ने भी 5वें गियर में चेंज कर लिया। आर्या ने बाइक को 1 सेकंड बचते ही बाइक को क्रॉस से निकाल लिया। बाकी दोनों ट्रैफिक में फंस गए। आर्या शहर से निकलकर जंगल वाले रास्ते पर हो गई। दोनों बहुत पीछे रह गए थे। उसने स्पीड कम कर ली और हेलमेट का शीशा ऊपर को उठा दिया। आर्या को ये रास्ता बहुत पसंद था, दोनों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ। इसी जंगल के बीच में राणा साहब का घर था। घर क्या, पूरा महल था, सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ। उसके चारों तरफ घना जंगल था और घर के बाहर घास का एक बहुत बड़ा गार्डन।
घर के बाहर गैरेज में 3-4 कारें और करीब 6 बाइक्स लगी थी। घर के बाहर काले कपड़े पहने हुए गार्ड 24 घंटे मौजूद रहते थे। आर्य ने अपनी बाइक घर के सामने लगाई और फिर बाइक से उतरकर उसने हेलमेट बाइक पर रख दिया। फिर बाइक की टेक लगाकर उन दोनों का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन दोनों की बाइक की आवाज़ें गूंजने लगी। वरिष्ठ और वशिष्ठ तेजी से घर की तरफ आ रहे थे। दोनों की बाइक एक ही बराबर थी कि तभी वशिष्ठ ने एक कट मारा और वरिष्ठ को एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। वशिष्ठ आगे निकल गया। वरिष्ठ पहुंचा और तेजी से हेलमेट निकालकर बाइक से उतर गया। फिर उसने कहा, सालों, मैं नहीं मानता इस रेस को। कहा था ना 5th गियर नहीं। फिर भी आर्य ने 5th गियर यूज़ किया। ये चीटिंग है। आर्य ने कहा, वरिष्ठ मेरी जान, याद कर, मैंने कहा था कि रूल है नो 5th गियर, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि नो चीटिंग। वशिष्ठ ने वरिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, पॉइंट है। वरिष्ठ ने चिढ़कर कहा, हाँ साले, तू तो इसी की साइड लेगा। तू थोड़ी लास्ट आया है और तू क्या पॉइंट गिनवा रहा है? तूने भी तो चीटिंग की ना। आर्य ने कहा, वरिष्ठ हमें रेस करते हुए इतने साल हो चुके हैं। हम साइकिल से बाइक्स तक पहुंच गए। अब तक तो तुझे आदत पड़ जानी चाहिए थी ना। वरिष्ठ ने मुंह बना लिया तो वशिष्ठ ने कहा, अबे चलना, अंदर चल। बाबा साहब आए और उन्होंने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो उन्हें पक्का पता चल जाएगा कि हम रेस लगा कर आए हैं। तीनों ने अपनी बाइक्स को पार्किंग में लगाया और अंदर जाने लगी। आर्या तभी एकदम से पीछे आई और उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड से कहा, तुम लोगों ने कुछ देखा, कुछ सुना? दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। आर्य ने कहा, गुड। फिर अंदर चली गई। अंदर घुसते ही तीनों को एक बहुत अच्छी खुशबू आई। वरिष्ठ ने कहा, वाओ, कितनी अच्छी खुशबू है खाने की। आर्य ने कहा, खीर बन रही है। वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे। वो कहते हुए रुक गया। बाकी दोनों की तरफ देखा। तीनों किचन की तरफ भागे। अंदर एक करीब 29 साल का लड़का खीर बना रहा था। उसने काले रंग की फार्मर पैंट के साथ सफ़ेद रंग की शर्ट डाली थी जो उसने पैंट के बीच डाली हुई थी। उसने काले रंग की बेल्ट लगाई हुई थी। उसने उसके सफ़ेद शर्ट के स्लीव कोहनी तक फोल्ड किए हुए थे। करीब 6 फुट का लड़का और गोरा रंग, गठीला शरीर। उसको देखते ही तीनों चीखे, अनिकेत दादा। अनिकेत उनकी तरफ घूमा और वो तीनों उससे लिपट गए। अनिकेत एक कदम पीछे हट गया, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा ठीक है, पीछे हटो अभी, वरना मैं गिर जाऊंगा। उन तीनों ने उसे छोड़ दिया। वरिष्ठ ने कहा, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी वापस? अनिकेत ने कहा, हाँ, मीटिंग और काम जल्दी ख़त्म हो गया तो जल्दी वापस। घर पहुंचा तो बाबा साहब ने कहा कि वो दादा साहब की मीटिंग में गए हैं। मलिक और नायक भी वहीं हैं। तुम तीनों का कहीं पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा डिनर रेडी कर देता हूँ। वशिष्ठ कहने लगा, वाह, कितने दिनों बाद आपके हाथ का खाना नसीब होगा। तरस गए थे आपके हाथ का खाना खाने के लिए। अनिकेत ने कहा, हाँ, बाबा साहब का भी फ़ोन आया था, अभी कह रहे थे कि पहुंचने वाले हैं। मैंने सोचा खीर भी बना लूँ। और हाँ, इतना कहकर उसने उन तीनों की तरफ देखा और कहा, तुम तीनों के बारे में पूछ रहे थे कि तुम लोग घर पहुंचे या नहीं। इतना सुनते ही उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनिकेत ने उन तीनों को ऐसे देखकर चाकू नीचे रखा और कहा, तुम तीनों फिर कोई कांड करके आ रहे हो ना? आर्य ने कहा, अरे नहीं दादा, बिल्कुल नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अनिकेत ने कहा, मुझे तो तुम लोग बनाओ मत, मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम लोगों ने फिर कुछ पंगा किया, शकल पर लिखा है तुम्हारी। तभी राणा साहब की आवाज़ पूछी, आर्या, वरिष्ठ, वशिष्ठ। आर्य ने बाहर की तरफ देखा और फिर कहा, हम यहाँ नहीं हैं। इतना कहकर वो तीनों स्लैब की दूसरी तरफ छिप गए। अनिकेत ने उन तीनों को मुस्कुराकर देखा और फिर कहा, जी बाबा साहब, यहाँ हैं तीनों किचन में। तीनों उसे घूरते हुए उठ खड़े हुए। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, चलो, जो किया है उसकी सजा भुगतो। वो चारों बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि राणा साहब सोफे पर बैठे हैं और नायक और मलिक उनकी बगल में खड़े हैं। अनिकेत ने राणा साहब के पैर छुए और फिर मलिक और नायक के पैर छूकर पास वाले सोफे पर बैठ गया। राणा साहब ने उनसे कहा, मुझे एडल्ट का फ़ोन आया था, काफ़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, इसी तरह तरक्की करते रहो। अनिकेत मुस्कुरा दिया। राणा साहब ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि जो भी हुआ वो किसका आइडिया था? इतना सुनते ही उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आर्या कहने लगी, क्या हुआ? वरिष्ठ, तुझे पता है कुछ? वशिष्ठ, तुझे? उन तीनों ने नाम में सिर हिला दिया। राणा साहब ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, तुम तीनों
ने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। विनायक का बेटा और उसके दोस्त हॉस्पिटल में है और जिस रेस्टोरेंट में ये हुआ वहाँ के लोगों को पता नहीं कि किसने किया, पर ये पहली बार नहीं है। उस रेस्टोरेंट में कोई मारपीट करके चला जाता है और उन लोगों को पता ही नहीं होता है। इस चीज़ के लिए तो मैंने ये रेस्टोरेंट नहीं खरीदा था। आर्य ने कहा, बाबा आप बिना वजह, राणा साहब ने कड़कते हुए कहा, बिना वजह? तुम लोगों की मेहरबानी से मुझे फिर कल मीटिंग में जाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम घर की इकलौती बेटी हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? आज तक तुमने जो कुछ करना चाहा मैंने कभी नहीं रोका। तुमने कहा, बाबा मेरे तीनों भाइयों के बाल छोटे हैं, मुझे भी नहीं बढ़वाने। मैंने मान लिया। बाबा मुझे भी बाइक सीखनी है, मान लिया। अनिकेत के कहने पर मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट की क्लास की में भेजा था ताकि तुम खुद की रक्षा कर सको, लोगों को मारने के लिए नहीं। आर्य ने सिर झुकाकर बुदबुदाहट की। अब घोड़े की लगाम खोलोगे तो वो दौड़ेगा ही। वरिष्ठ और वशिष्ठ को सुन गया और वो दोनों हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। राणा साहब ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? फिर से बोलना जरा। तभी नायक ने कहा, भाऊ ये जो दोनों नालायक खड़े हैं इन्हें भी कहिए जरा कुछ। हमने कहा था कि पायल पर नजर रखना और उसे बचाना, पर ये दोनों तो कुछ और ही करके आ गए। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वशिष्ठ ने आंखों ही आंखों में कहा, ये सच में हमारा बाप है ना? वरिष्ठ ने आंखों में देख जवाब दिया, इसने पक्का राणा साहब से डांट खिलवाने के लिए हमें गोद लिया है। नायक ने फिर कहा, जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला हूँ तो मैंने कितनी मन्नत मांगी थी कि 2 बेटियां हों प्यारी प्यारी, पर भगवान ने इन दोनों नालायक को भेज दिया। वरिष्ठ ने कहा, पापा आप हमारी बात तो। नायक ने कहा, चुप करो तुम अपनी छोटी बहनों को समझा नहीं सकते? वरिष्ठ और वशिष्ठ चौंक गए। वरिष्ठ ने कहा, छोटी? पापा सिर्फ 3 महीने का फर्क है हमारे और इसके जन्मदिन में। मलिक ने कहा, छोटा छोटा होता है चाहे 3 मिनट ही क्यों ना हो। वरिष्ठ ने राणा साहब से कहा, बाबा साहब आप मेरी बात सुनिए। हम कुछ नहीं करने वाले थे, पर विनायक ने ही तो मीटिंग में आर्या का नाम उछाला था और ऊपर से वो विशाल पायल को तंग कर रहा था। राणा साहब ने कहा, तो पायल को बचाने का और भी तरीके थे। तुम लोगों ने उन लोगों की हड्डियां तोड़ दी और फिर तुम बाइक पर रेस लगा कर आए। उन तीनों ने सिर झुका लिया। राणा साहब ने कहा, बहुत हो गया है अभी, मुझे तुम लोगों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। फिर उन्होंने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने खीर बनाई है ना? अनिकेत ने कहा, जी बाबा साहब। राणा साहब ने कहा, आज रात इन तीनों को डिनर में खीर नहीं मिलेगी। तीनों ने एकदम से कहा, बाबा साहब। राणा साहब ने कहा, क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं सारा डिनर बंद करवा दूं तुम लोगों का? उन तीनों ने नाम में सिर हिला दिया। राणा साहब ने कहा, 1 महीने तक बाइक्स बंद, जहाँ जाना है कार से जाना है। आर्य ने एकदम से कहा, बाबा ये ज़्यादा हो रहा है। राणा साहब ने कहा, 2 महीने। वरिष्ठ ने आर्या को पीछे खींचते हुए कहा, आर्या बस कर, साल भर के लिए बंद करवाएगी क्या? आर्या ने राणा साहब को घूरा और फिर कहा, मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। राणा साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगे, क्या ही करूँ मैं इस लड़की का। फिर उन्होंने अनिकेत से कहा, सत्येंद्र को फ़ोन लगाओ, उसे कहो लेकर आए उस लड़के को। अनिकेत ने जी कहकर फ़ोन लगा दिया। आर्या जंगल में बने ट्रैक पर जॉगिंग कर रही थी। वापस आई तो उसने देखा उसके दोनों लेब्रा डॉग एक लड़के का ब्रीफकेस खींच रहे थे। लड़का करीब 6 फुट का था, लंबा सा कोट डाला हुआ था उसने, आंखों पर चश्मा और बाल बिल्कुल सीधे थे। उसकी हेयर कट भी वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरह थी, पर शक्ल एकदम भोली सी थी। वो अपना ब्रीफकेस छुड़वाने की कोशिश में गोल गोल घूम रहा था। आर्या ने अपने कुत्तों को आवाज़ दी, टाइगर, पैंथर। दोनों ने आर्या को देखा और भागते हुए उसके पास आ गए। उस लड़के ने आर्या की तरफ देखा और अपना चश्मा ठीक किया। आर्या ने उसे घूरा और कहा, कौन हो तुम? आर्या ने उस लड़के से पूछा तो उसने अपना चश्मा ठीक किया। तभी पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी भागते हुए आया और उसने कहा, आहान तुम ठीक हो बेटे? आहान ने सिर हिला दिया। आर्या ने उस आदमी से कहा, सत्येंद्र अंकल आप कब आए? सत्येंद्र ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, ओ आर्या बेटा माफ़ करना, मैंने देखा नहीं तुम्हें, मेरा ध्यान आहान की तरफ चला गया था। आर्या ने कहा, आप जानते हैं इसे? सत्येंद्र ने आहान की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ मेरा भांजा है ये। आर्य ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो आहान ने हल्का सा सिर झुका दिया। आर्य ने कहा, आपका भांजा? ये कब पैदा हुआ और कब इतना बड़ा हो गया? सत्येंद्र ने कहा, ये मेरी चचेरी बहन का बेटा है।
जॉब ढूंढने आया था मुंबई। मैंने राणा साहब से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने आज इसे यहाँ लाने के लिए कहा। आर्य ने आहान को ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है तो फिर अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो अपने कुत्तों की तरफ मुड़ी और उसने कहा, टाइगर पैंथर गो इनसाइड। टाइगर और पैंथर दौड़ते हुए अंदर भाग गए। सत्येंद्र ने आहान की तरफ देखा और फिर कहा, चलो बेटे अंदर चलते हैं। आहान ने सिर हिलाया और वो सब अंदर आ गए। अंदर अनिकेत ने आहान की फाइल पढ़ी और उसने कहा, तो तुमने स्कॉलरशिप लेकर हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की है, इम्प्रेसिव। सत्य ने कहा, आहान शुरू से ही बहुत होनहार है पढ़ाई में, इसे वही नौकरी मिल जाती, पर मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, इसलिए यहाँ वापस आ गया ये। मगर यहाँ के हालात तो आप जानते हैं ना, बिना सिफारिश की कोई नौकरी नहीं मिलती। राणा साहब ने कहा, तुम्हारे भांजे के रंग ढंग तुमसे मिलते हैं सतेन, हमें पूरा भरोसा है कि आहान तुमसे भी बढ़कर निकलेगा। आहान और सत्येंद्र मुस्कुरा दिए। कुछ दूरी पर वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या बैठकर सब कुछ देख रहे थे। वरिष्ठ ने कहा, ये डबल बैटरी को बाबा साहेब यहाँ क्यों लाए हैं? आर्य ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस गोल गट्टे को देखकर। वशिष्ठ ने कहा, बाबा साहब ने सत्येंद्र अंकल के साथ ऑफिस में बांध दिया है हमें। वो क्या कम थे कि उनका भांजा भी आ गया? तभी राणा साहब ने उन तीनों की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगे। वरिष्ठ यूं ही खांसने लग गया। वशिष्ठ हवा में ही इशारा करके आर्या को कुछ दिखाने लगा। अनिकेत ने कहा, तुम तीनों यहाँ आओ। वो तीनों चुपचाप उठे और वहां जाकर खड़े हो गए। अनिकेत ने कहा, ये आहान है, सतेंद्र अंकल का भांजा, और आहान ये यहाँ के नौटंकीबाज हैं, वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्यत, जिसे हम सब आर्या बुलाते हैं। आहान ने सबको देखकर सिर झुका लिया। राणा साहब ने कहा, इन तीनों को ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं। ये तीनों सत्येंद्र के साथ काम करते आए हैं, पर अब ये तीनों अनिकेत के अंडर काम करेंगे। उन तीनों ने एक साथ कहा, सच में? राणा साहब ने उन तीनों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आहान तुम इन तीनों के साथ रहोगे अब से, हर पल हर समय। वो तीनों चौंक गए। आर्य ने एकदम से कहा, बाबा ये डबल बैटरी क्यों? राणा साहब ने उसे घूरा तो उसने कहा, मेरा मतलब है आहान क्यों हमारे साथ रहेगा? राणा साहब ने कहा, क्योंकि सत्येंद्र अंकल ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ दिन का आराम चाहते हैं। तुम तीनों को हैंडल करना अकेले अनिकेत की बस की बात नहीं है, इसीलिए आहान तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हरकतों पर नजर रखेगा। आर्य ने आहान को घूरा तो राणा साहब ने कहा, उसे घूरने से कुछ नहीं होगा। जानते भी हो कि आज तुम तीनों के कारनामे की वजह से क्या हुआ है? दादा साहब का फोन आया था, विनायक अधिपति को बोलने का मौका मिल गया। वो फिर से मीटिंग चाहते हैं। तुम तीनों को बहुत छूट दे दी है मैंने, पर अब और नहीं। वरिष्ठ ने कहा, बाबा साहब आहान हमारे साथ रहेगा तो हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। राणा साहब ने कहा, फिर भी आहान तुम लोगों के साथ ही रहेगा, ये तुम पर मेरे लिए नज़र रखेगा, और हाँ ये आज से हमारे घर में रहेगा। सत्येंद्र कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास जा रहा है। उन तीनों ने खा जाने वाली नज़रों से आहान को देखा। राणा साहब ने आहान से कहा, आहान तुम इनकी एक एक हरकत की जानकारी मुझे दोगे, ये कुछ भी करें मुझे बताओगे, और अगर इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तब भी तुम मुझे बताओगे। आहान के मुंह से पहली बार बोल फूटे और उसने कहा, जी राणा साहब। राणा साहब ने वरिष्ठ से कहा, वरिष्ठ इसका सामान ऊपर अपने कमरे के सामने वाले कमरे में लेकर जाओ। वरिष्ठ ने आंखों को बड़ी करते हुए कहा, जी मैं? नायक ने बीच में टोकते हुए कहा, क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? वरिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और फिर सामान उठाकर चला गया। राणा साहब ने अनिकेत से कहा, मैं मलिक और नायक दादा साहब के पास जा रहे हैं, इन तीनों पर नजर रखना और देखना आहान को तंग ना करे ये लोग। और सत्येंद्र तुम भी चलो, हम रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। सत्येंद्र ने सिर हिलाया। राणा साहब आगे बढ़ गए। सत्येंद्र ने एक नज़र अनिकेत पर डाली और फिर गहरी सांस लेकर वो भी राणा साहब के पीछे चला गया। वरिष्ठ ने आहान को कमरे में छोड़ा और फिर आर्या के कमरे में आ गया। वशिष्ठ और आर्या फर्श पर बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे थे। टाइगर और पैंथर बेड पर लेटे हुए उन दोनों को देख रहे थे। आर्या का कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। वरिष्ठ अंदर आया और अचानक उसका पैर स्केट्स पर पड़ गया। स्केट्स फिसल गया और वरिष्ठ गिर पड़ा। उसने गिरने के बाद उन दोनों को देखा तो वो गेम खेलने में पूरी तरह से मगन थे। वरिष्ठ ने गुस्से से कहा, तू अपना कमरा साफ क्यों नहीं करती है यार?
वशिष्ठ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुझे पता तो है कि उसे कमरा साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वरिष्ठ ने स्केट्स उठाते हुए कहा, राणा साहब सही कहते हैं, एक भी लड़कियों वाली हरकत नहीं है तेरी। आर्य ने कहा, जो जहाँ है वहाँ रहने दे। तेरी नज़र में मेरा कमरा गंदा है, पर मेरे लिए सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। वरिष्ठ ने कहा, तुम लोग यहाँ पर आराम से गेम खेल रहे हो, जो बला सिर पर आए हैं उसका कुछ करोगे या नहीं? तभी वशिष्ठ ने रिमोट को पटकते हुए कहा, तू कुछ देर इंतजार नहीं कर सकता? हार गया ना मैं? आर्य ने कहा, उसे क्यों ब्लेम कर रहा है? इतने सालों में जीता कब है तू? वरिष्ठ ने कहा, तुम लोग इतने आराम से बैठ गए हो, मतलब उसे भगाने का प्लान बना चुके हो? आर्या ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा, सत्येंद्र अंकल भी शुरू में बहुत सख्त थे, पर बाद में हमने उन्हें काबू कर ही लिया था। अब ये आहान भी उन्हीं का भांजा है। वशिष्ठ ने कहा, जहाँ तक उसकी पर्सनालिटी को हमने देखा, वो बस 2 धमकियों का ग्राहक है, कल तक यहाँ से भाग जाएगा। अनिकेत ने अपनी स्टडी में एक किताब खत्म की और बाहर हॉल में चला गया। उसने ऊपर देखा तो आर्या के कमरे की लाइट चली हुई थी। वो मुस्कुरा दिया और किचन में चला गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ गेम खेल रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अनिकेत अंदर आया और उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे में 3 खीर के बाउल थे। अनिकेत उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दिया। वो तीनों फर्श पर बैठकर खीर खा रही थी। वशिष्ठ ने कहा, दादा, आपने हमारे लिए खीर छुपा रखी थी। थैंक यू सो मच। आज के दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। आर्य ने कहा, पता नहीं बाबा किस गुरुजी की विभूति खा कर बैठे हैं, ये पूछ ले आए हमारे लिए अब। अनिकेत मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा साहब को हम सबकी फिक्र है, वो नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो। बाबा साहब ने इसलिए हम में से किसी को भी गैंग में शामिल नहीं किया। उन्होंने बस हमें कंस्ट्रक्शन बिजनेस और मेडिकल हाउस संभालने के लिए दिया है, ताकि हम अपना फ्यूचर बना सके। आर्य ने कहा, मैं समझती हूँ दादा, पर बाबा उन सबसे इतना डरते क्यों हैं? वो लोग इस लायक नहीं है। अनिकेत ने कहा, वो लोग बाबा का डर नहीं है, हम हैं। वी आर हिज फियर। कहने को तो मैं बाबा की बहन का बेटा हूँ, पर उन्होंने मुझे अपने बेटे से कम कभी नहीं समझा। जिस एक्सीडेंट में आर्या की माँ, मेरे माँ बाबा, आर्या का भाई आराध और वरिष्ठ और वशिष्ठ की माँ, उन सबकी मौत हो गई, वो एक्सीडेंट बाबा साहब के किसी दुश्मन ने ही प्लान किया था। इसीलिए बाबा साहब डरते हैं कि इस बार वो हम सबको ना खो दे। आहान को देखा है ना तुमने, वो क्या तुम पर रोक लगाएगा, मगर बाबा साहब ने बस नज़र रखने के लिए उसे यहाँ रखा है। तुम लोगों को समझना चाहिए। वो तीनों चुप हो गए। वरिष्ठ ने कहा, दादा, हम बस इतना चाहते हैं कि बाबा साहब का सिर हमेशा ऊंचा रहे, और बाबा साहब अगर ये चाहते हैं कि हम आहान को अपने साथ रखें तो हम यही करेंगे। अनिकेत मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उन तीनों ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कुछ सोचा और फिर अपना हाथ भी रख दिया। आहान अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो सामने देखकर बुरी तरह से चौंक गया। सामने आर्या अपने दोनों बाजू लपेटे उसे घूर रही थी। आहान एकदम उठा और उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। आहान ने आर्या की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखते हुए उसने कहा, रात के 10 बजे यहाँ पर कुछ काम था? आर्या ने कहा, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छी नींद आ रही है, इसलिए घोड़े बेचकर सो रहे हो। आहान ने सिर झटका और कहा, तुम? आर्या ने हैरानी से कहा, तुम? आहान ने कहा, हाँ तुम यहाँ से खुद जाओगी या फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा? आर्या ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम जानते हो ना कि तुम किससे बात कर रहे हो इस वक्त? आहान ने अपनी चादर हटाई और बेड से नीचे उतरकर उसने कहा, एक 24 साल की बिगड़ी हुई लड़की से, जिसे लगता है कि वो मेरे कमरे में आकर मुझे डराकर यहाँ से भागने पर मजबूर कर देगी। आर्या ने चिढ़ते हुए कहा, या तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ? आहान ने कहा, और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मेरे कमरे में आकर तुम बिना मतलब से परेशान करने का अंजाम जानती हो? 1 महीने के लिए बाइक बंद हुई है, मैं 1 साल के लिए करवा सकता हूँ। आर्या ने चिढ़कर कुछ कहना चाहा कि तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के पास ले गया। उसने दरवाज़ा खोला और आर्या को दूसरी तरफ करके कहने लगा, अगली बार मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना। सो जाओ जाकर, ये बच्चों वाले पैंतरे मुझ पर नहीं चलेंगे। इतना कहकर उसने आर्या के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्या हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, ये गोल गट्टा नॉक करने के लिए बोल के गया।
और मेरे मुंह पर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया इसकी तो। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, मगर फिर रुक गई। उसने एक बार फिर खुद से कहा, बाबा के सामने ये कुछ और था, बिल्कुल भोला सा, और यहाँ मेरे सामने कुछ और। ये है कौन? सुबह नाश्ते के लिए सब बैठे थे। जब आर्या ने आहान को आते देखा, राणा साहब ने उसे बैठने के लिए कहा। उसने सबकी तरफ देखा तो राणा साहब ने कहा, झिझकने की जरूरत नहीं है बेटे। सत्येंद्र भी हमारे साथ कई बार बैठकर नाश्ता कर चुका है। हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए परिवार की तरह हैं। आहान मुस्कुराकर आर्या के सामने बैठ गया। आर्या ने उसे घूरा तो आहान ने अपनी एक आईब्रो उठा दी। आर्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। राणा साहब ने कहा, तुम तीनों आज कार में जाओगे और आहान तुम्हारे साथ जाएगा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी अनिकेत ने कहा, बाबा साहब, वरिष्ठ और वशिष्ठ को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजने का प्लान था मेरा। राणा साहब ने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाएंगे और आर्या आहान के साथ चली जाएगी। आर्या ने कहा, मैं क्यों कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जा सकती? अनिकेत ने कहा, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है और तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। लास्ट टाइम भी तुमने स्किप कर दिया था। इतना कहकर उसने आहान से कहा, आहान, वी श्योर कि आर्या को वहाँ पहुँचने से पहले सारी डिटेल पता हो मीटिंग की? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्या ने आहान की तरफ देखा और आहान ने आर्या की तरफ। आर्या ने मन ही मन में कहा, कितना भोलापन टपक रहा है तुम्हारे चेहरे से, जैसे बोलना तो तुम जानते ही नहीं। रात को तो गब्बर की आत्मा घुस गई थी इतना तुम में। आहान ने भी मन ही मन में जवाब दिया, कमरे में तुम आई थी मेरे, अब सोते शेर को जगाओगे तो यही होगा। आर्या ने फिर से मन में कहा, शेर? चलो बेटा, निकाले तुम्हारी सारी शेरगिरी। आहान ने मन में जवाब दिया, देखते हैं। वरिष्ठ और वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल गए। आर्या और आहान बाहर निकले तो ड्राइवर खड़ा था। आर्या ने ड्राइवर से कहा कि मुझे दो, आई विल ड्राइव। इतना कहकर उसने आहान की तरफ देखा। आहान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आर्या ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और उसने कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में आहान आर्या को मीटिंग डिटेल बता रहा था। तभी आर्या ने उसे टोकते हुए कहा, सॉरी बोलो। आहान ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, सॉरी? फिर वो भी तुम्हें? किस बात के लिए भला? आर्या ने कहा, रात को जिस तरीके से तुमने मुझसे बात की उसके लिए। आहान ने कहा, ओके, पर पहले तुम सॉरी बोलो बिना परमिशन मेरे रूम में आने के लिए। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वाह, पीस हो, मतलब तुम बाबा के सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और। आहान ने कहा, राणा साहब, अनिकेत सर दोनों मुझसे बड़े हैं और समझदार हैं। दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट देम। रही बात तुम्हारी, तो तुम मुझसे बड़ी भी नहीं और समझदारी का तुम में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आर्या ने कहा, तुम्हें मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। इतना कहकर आर्या ने एक्सीलेटर पर प्रेशर दे दिया। कार हवा से बातें करने लगी। आर्या ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्पीड से मुझे डरा सकती हो तो ये वहां है तुम्हारा। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तभी आहान ने आगे देखा और चिल्लाया, आर्या आगे देखो। आर्या ने आगे देखा तो एक दूसरी कार तेजी से आकर उसके सामने आकर रुक गई। आर्या ने तेजी से ब्रेक लगाया, गाड़ी झटके से रुक गई। आहान और आर्या को तेजी से झटका लगा। आहान ने आर्या की तरफ देखा तो आर्या का सिर स्टीयरिंग पर था। आहान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक हो? आर्या ने आगे देखा तो सामने कार से एक लड़का निकला, जिसे देखकर आर्या का पारा हाई हो गया। उसने कहा, अधिराज सरकार ठाकुर? आहान ने हैरानी से कहा, कौन? आर्या ने आहान की तरफ देखा तो आहान का हाथ अभी भी उसके सिर पर था। आर्या ने कहा, मेरे सिर पर से हाथ हटाओ और सामने देखो। आहान ने हाथ हटाया और सामने देखा। आर्या ने कहा, वो सरकार का बेटा है, अधिराज। आहान ने कहा, इसने जानबूझकर कार आगे कर दी, इसे पता था हम स्पीड में हैं। आर्या ने सीट बेल्ट खोली और कहने लगी, आज तो ये गया। इतना कहकर वो बाहर निकलने लगी कि तभी आहान ने उसकी बाजू पकड़ ली। आर्या ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने कहा, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, भाड़ में गई मीटिंग। तुम्हें दिखता नहीं कि उसकी वजह से हम मरते मरते बचे हैं? आहान ने कहा, गलती तुम्हारी भी है, तुम भी ओवर स्पीड में थी। आर्या ने उसे घूरा और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकलने लगी। आहान ने उसकी बाजू को और कसकर पकड़कर कहा, राणा साहब वेट कर रहे हैं, तुम क्या चाहती हो कि वो और रिस्ट्रिक्शन लगाए तुम पर? आर्या ने उसकी तरफ देखा तो आहान ने कहा, मेरी बात मानो, उससे झगड़ा करके कुछ नहीं होगा।
मीटिंग में हमारा वेट हो रहा है, लेट्स गो। आर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर सीट पर टिका दिया। आहान ने उसकी बाजू छोड़ दी। आर्य ने आंखें खोली और सामने देखकर कहा, ओके लेट्स गो टू द मीटिंग। इतना कहकर उसने एक्सीलेटर पर प्रेशर देना स्टार्ट किया। आहान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आर्या। आर्य ने एकदम से क्लच छोड़ा और कार ठीक अदराज की तरफ बढ़ा दी। आहान ने तेज आवाज में कहा, आर्या नो। आर्या की कार अपनी तरफ आते देख अधिराज एकदम से आगे से हट गया। आर्या की कार आगे बढ़ गई। अधिराज ने जाती कार को देखकर कहा, कोई बात नहीं आर्या, मुलाकातें तो बहुत होंगी। इतना कहकर उसने आंखों पर शेड्स लगाए और अपनी कार में बैठकर चला गया। आहान ने पीछे देखा और फिर आर्या की तरफ देखकर उसने कहा, मुझे लगा तुम उसे मार डालोगी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अधिराज की रग रग जानती हूं मैं, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। कार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। व्हाइट शर्ट और काले रंग के सूट पहने 7-8 नौजवान लड़के सावधान अवस्था में आकर खड़े हो गए। सबके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे। बिल्डिंग के ऊपर लिखा था एसआर सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफिस। आहान ने बिल्डिंग को देखते हुए कहा, ये तो एसआर सिक्योरिटी के ऑफिस है। आर्या ने सीट बेल्ट को निकालते हुए कहा, यहाँ पर 2 ऑफिस है। पहले 3 फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और बाकी के 5 फ्लोर पर एसआर सिक्योरिटी का ऑफिस है। मेरे बाबा पैसा बचाने में बहुत माहिर है, इसलिए उन्होंने एक ही बिल्डिंग में 2 ऑफिस खोल दिए। सत्येंद्र अंकल ने बताया नहीं तुम्हें? आहान ने कुछ नहीं कहा और उसने सीट बेल्ट निकाल दी। वो बाहर जाने लगा कि आर्य ने कहा, थैंक यू। आहान ने उसकी तरफ देखा तो आर्य ने कहा, मैं काफ़ी मुश्किल से किसी को थैंक यू बोलती हूँ, पर तुमने आज मुझे कार से निकलने नहीं दिया। बाबा पहले ही काफ़ी टेंशन में है। अगर आज अधिराज से झड़प हो जाती तो वो और टेंशन ले लेते, पर तुमने रोक लिया, इसके लिए थैंक यू। आहान ने सिर हिलाया और कहा, और सॉरी। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो आहान ने कहा, एक जवान लड़की रात को बिना परमिशन के किसी जवान लड़के के कमरे में आकर उसे धमकाना चाहे तो मेरे ख्याल से उसे सॉरी बोलना चाहिए। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, या जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहो। इतना कहकर उसने आहान को उतरने का इशारा किया। आहान और आर्या उतर गए। आर्या ने चाबी एक लड़की की तरफ फेंकी और उस लड़के ने कैच कर ली। आर्या सबको हल्का सा सैल्यूट करते हुए अंदर चली गई। उन दोनों के अंदर जाते ही एक लड़की तुरंत आर्या के पास आई। उस लड़की को देखकर आर्या ने कहा, अदिति, सब पहुंच गए मीटिंग के लिए? अदिति ने कहा, बस अभी पहुंचे हैं, पर आर्या, मुझे आज मित्तल पूरी जोश में लग रहा है। तुम पर फुल अटैक करेगा वो। आर्य ने कहा, चिल, अपने अस्त्र शस्त्र भी तैयार है जंग के मैदान के लिए। आहान ने हल्का सा खखारा और फिर कहा, मेरे ख्याल से ये हल्की सी मीटिंग है इन्वेस्टर्स की। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और फिर आर्या की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़का कौन है? आर्या ने आहान की तरफ देखा और फिर कहा, ये सत्येंद्र अंकल का भांजा है। इसे बाबा ने हायर किया है हमारी हेल्प के लिए। आदित्य ने आहान की तरफ देखा और फिर कहा, ही इज हैंडसम। आर्य ने कहा, तो पटा ले। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। आहान ने आदित्य की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर आर्या के पीछे हो लिया। उसने चलते चलते कहा, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो ना? आर्य ने सिर हिला दिया और कहा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। वो और आहान ऊपर जाने लगे, मगर आर्या एलिवेटर की बजाय स्टेयर्स की तरफ बढ़ गई। आहान ने कहा, एलिवेटर इस तरफ है। आर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आई हेट एलिवेटर। इतना कहकर वो स्टेयर्स की तरफ चली गई। आहान ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। सब आर्या को हाथ हिलाकर हाय आर्या बोल रहे थे। जो बड़े थे, आर्या उनके सामने हल्का सा सिर झुका देती। आहान ने ये देखकर कहा, तुम्हें सभी यहाँ नाम लेकर बुलाते हैं। आर्या ने कहा, ये मैम, बॉस, इन सब शब्दों से मुझे सख्त चिढ़ है। नाम है मेरा एक आर्या, मुझे यही पसंद है, तो सब मुझे यही बुलाते हैं। वो लोग मीटिंग हॉल के पास पहुंचे ही थे कि आहान का फ़ोन बज उठा। आहान ने नंबर देखा, फिर कहा, इम्पॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आर्य ने कहा, क्यों, गर्लफ्रेंड का है? आहान ने कहा, माँ का है। आर्य ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। आहान ने सिर हिलाया और फ़ोन उठाकर हेलो माँ कहते हुए चला गया। आहान शीशे का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में पहुँच गया। आहान ने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने कहा, आपको कहा ना कि मुझे खुद फ़ोन मत करिए आप, मैं खुद कर लूँगा आपको कॉल। सामने से आवाज़ आई, काम शुरू हुआ? आहान ने कहा, अभी मैं उनके ऑफिस पहुँच रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे आर्या की जिम्मेदारी दी है। सामने से आवाज़ आई, उनको शक तो नहीं हुआ ना? आहान ने कहा, नहीं, सत्येंद्र ने मुझे खुद का भांजा बताया है।
जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा मैं सेफ हूँ। सामने वाले ने कहा, सत्येंद्र कभी सच नहीं बोलेगा, उसका इंतजाम हम कर चुके हैं, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि किसी को शक हो। आहान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने काम आने से पहले शुरू कर दिया है, आप बस दिन गिनिए, राणा फैमिली की बर्बादी मेरे हाथों ही होगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, वेलकम टू द हेल राणा साहब। कौन था आहान, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।